जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे हम डिस्कस करेंगे 27 एंड 28 अक्टूबर के जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं। हमारे पास लगभग 8 आर्टिकल्स हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में आए हैं इन 2 दिनों में। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट, एनालाइजिंग देम। बिफोर वी बिगिन फर्दर, सो 2 चीज़ें दोस्तों कि पहली बात, उस लेक्चर का अगर आपने पीडीएफ देखना है तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिख जाएगा। दूसरी बात वो ये है कि जैसे कल धर्मेंद्र सर ने भी आपको बताया था, बिकॉज आने वाले 2 महीने में हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि मेंस ओरिएंटेड हैं, आंसर राइटिंग ओरिएंटेड हैं। तो इस करके अभी आने वाले 2 मंथ्स में जो डीएनडी और डीईडी है वो फ्राइडे और सैटरडे को नहीं होगा। तो अगर मैं डेली एडिटोरियल डिस्कशन की बात करूं तो वो होगा अब ट्यूसडे और थर्सडे को। ठीक है, सो ट्यूसडे और थर्सडे को डेली एडिटोरियल डिस्कशन होगा और मंडे एंड वेडनेसडे को डीएनडी होगा, डेली न्यूज़ डिस्कशन। तो अब सवाल है कि सर, जो आप पूछेंगे कि सर फ्राइडे सैटरडे, अब इन दोनों के आर्टिकल्स आते हैं उसका क्या? तो घबराने की बात नहीं है, वी हैव यू कवर्ड। सो जब हम नेक्स्ट ट्यूसडे लेंगे, जब हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे लेक्चर होगा, तो फ्राइडे सैटरडे मंडे ट्यूसडे इन चारों दिनों के जो लेक्चर्स होंगे, इन चारों दिनों के जो एडिटोरियल्स होंगे वो कंपाइल करके हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, विल कीप यू कवर्ड। कोई आपका न्यूज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट, चाहे वो न्यूज़ रिलेटेड हो, चाहे वो प्री ओरिएंटेड हो, चाहे वो मेंस ओरिएंटेड हो, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा, सब कुछ ऑन ट्रैक रहेगा। लेकिन अभी आप में से बहुतों के अभी मेंस के एग्जाम्स होंगे, तो अभी प्रायोरिटी थोड़ा मेंस के ऊपर है, ऑप्शनल्स के ऊपर है। तो उसके जो हमने इनिशिएटिव्स निकाले हैं तो आप उसको ज़रूर यूटिलाइज करिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने पहले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। तो पहला आर्टिकल है द फार्मर्स चैलेंज। नाउ ये आर्टिकल दोस्तों कल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। ये इसके जो कॉलमनिस्ट हैं सुहास पालचेकर, बहुत नोटेड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जो सोसाइटी रिलेटेड वो अक्सर लिखते रहते हैं। इन द पास्ट ऑल्सो, couple of months back he had written in depth about the caste census and the reservation issue, which was in the news of lately. Now anyways, the farmers challenge की बात करें तो you all know that it's almost अब almost 1 साल पूरा हो जाएगा 26 नवंबर को फार्मर प्रोटेस्ट को। चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बारिश है, ये फार्मर्स सिंगू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हैं, तैनात हैं। और अभी ये देखा जा रहा है कि अभी भी सरकार, the government has not been able to reach to a solution with the farmers, right? अभी भी ये डेडलॉक चल रहा है। खैर, अब ये डेडलॉक ज़्यादा टाइम नहीं चलना चाहिए। वी बिलीव दैट सोल्यूशन शुड कम, बट बहरहाल अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई सोल्यूशन बहुत जल्दी आने वाले टाइम में आएगा। इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है? इस आर्टिकल में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं। देखिए, प्रोटेस्ट करना, I mean, you have the right to protest. You may disagree with the policy of government, you may agree with the policy of the government. So that is one thing. What this article talks about is the fundamental tenets associated with the farm protest, कि ये farm protest जो है ये कैसे एक मूवमेंट बन सकता है। ठीक है, देखिए, आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने महात्मा गांधी को स्टडी करा है, तो जैसे कि हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो गांधी जी का भी ये कहना था दैट कोई भी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल बात है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष करना, फिर समझौता करना, फिर संघर्ष करना। अब मास मूवमेंट्स को लीड करना, उसके लिए लीडरशिप चाहिए, उसके लिए डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, मास मूवमेंट्स में जैसे अगर हम फार्म प्रोटेस्ट की बात करें जो कि एक मास मूवमेंट बन चुका है, अब इस तरह की मास मूवमेंट्स में डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी बात है। और इस तरह की मास मूवमेंट्स में सोशल ऑर्डर को कंटैक्ट में रखना, सोशल ऑर्डर को इंटैक्ट रखना, कम्युनल हार्मनी बनाए रखना, वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी हाल ही में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। एक दलित सिख थे लखबीर सिंह नाम के, जिनको कुछ निहंग सिखों ने मारा था, बहुत बेरहमी से मारा था, उनको काटा था, लिंचिंग करी गई थी उनकी। अलेजिडली इस बात का उनके ऊपर एलिगेशन थी कि उन्होंने ग्रंथ साहब के कुछ पेजेस फाड़े हैं। Now, this doesn't put the farm protest in a good light. All this doesn't put the farm movement in a good picture. ठीक है, नाउ एजिटेशंस नीड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द सोशल ऑर्डर। अभी तक तो जो फार्मर एजिटेशन का सिंगल माइंडेड फोकस रहा है वो 3 फार्म लॉस को लेकर रहा है। तो यहाँ पे हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, जाट्स हो, जो मर्जी हो, सबके बीच में यूनिटी बनी हुई है। ठीक है, प्रोमिनेंटली जो फार्मर्स हैं इस मूवमेंट के, वो पंजाब साइड से, हरियाणा से, वेस्टर्न यूपी बेल्ट की अगर हम बात करें वहाँ से ज़्यादा हैं।
बट नेवरदलेस फार्म प्रोटेस्ट को भी बहुत क्रिटिसिज्म सुनने को मिला है फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द मीडिया एज वेल. बट नेवरदलेस वो अपने इशू पे बरकरार है, वो अपने इशू पे टिके हुए हैं दैट लोग हमारा जो फंडामेंटल ऑपोजिशन है वो फार्म लॉज को लेके है, तीनों फार्म लॉज को लेके है. अब फार्म लॉज में बातें अच्छी हो बुरी हो वो बात की बात है, लेकिन उनका जो ऑपोजिशन है वो फार्म लॉज को लेके है, तो ठीक है उनके इस इशू को एड्रेस करना भी जरूरी है. बट इसके लिए सोशल कोहेशन बना के रखना, सोशल कम्युनल हार्मनी बना के रखना वो बहुत जरूरी है. किसी भी तरह से ये प्रोटेस्ट में, अगर इस प्रोटेस्ट को एक बहुत लॉन्ग टर्म मूवमेंट बनाना है तो एजेंडा से डाइल्यूट होना या एजेंडा से डाइवर्ट होना सही नहीं होगा. ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ अ पाथ कैन द फार्मर्स अडॉप्ट इन द टाइम्स टू कम? History tells us that agitation simply cannot afford to be entirely leaderless or loosely organized, that there is no coordination. हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी, अगेन मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट की बात करें तो रिवोल्ट ऑफ 1857, नाउ दैट वाज अ लीडरलेस, आई मीन देयर वाज नोबडी टू गाइड ओवर देयर. तो अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 को भी देखें तो बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं दैट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Nevertheless, our context is not to talk about the revolt, but the context is that had no organized leadership. तो organized leadership होना बहुत जरूरी है. अब यहाँ की बात करें, फार्म लॉस की बात करें, फार्म प्रोटेस्ट की बात करें, तो हमने ये भी देखा कि इस साल 26 जनवरी को जो रेड फोर्ट पे इंसिडेंट हुआ उससे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला फार्म प्रोटेस्ट को. काफ़ी लोगों ने बहुत तरह की बातें बोली, काफ़ी लोगों ने इस तरह के एलिगेशंस भी लगाए कि जो फार्म प्रोटेस्ट हैं दे आर फंडेड बाय खालिस्तानीज, बाय सेपरेटिस्ट, फार्मर्स को खालिस्तानीज कहा गया. ठीक है. तो अब ऑब्वियसली ये सब चीज़ें फार्म प्रोटेस्ट को एक अच्छे लाइट पे नहीं रखते हैं, बिकॉज फंडामेंटली वो तो फार्म लॉस के अगेंस्ट है और किसी का भी किसी पॉलिसी पे अगेंस्ट होना उसका राइट है. अगर आपको नहीं कोई पॉलिसी पसंद, अगर आपको सरकार के कोई कानून नियम नहीं पसंद, यू कैन एजिटेट, यू कैन प्रोटेस्ट ओवर दैट. बट इस तरह की चीजें प्रोटेस्ट को एक अच्छे लाइट में नहीं रखते हैं. सो एक ऑर्गेनाइज लीडरशिप की बहुत जरूरत है. एंड एजिटेशन टू ग्रो इनटू अ मूवमेंट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अ गुड साउंड प्लानिंग. राइट. नाउ with the passing of time, and agitation requires the building of a cadre, a dedicated cadre that will be ideologically and organizationally trained to retain a degree of influence over the followers, ताकि जो लोग इस प्रोटेस्ट के साथ, इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, वो राजनीति करने नहीं बट फंडामेंटली पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉलिसी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, तो वो इशू डाइवर्ट और डाइल्यूट नहीं होना चाहिए. तो चाहे ये लिंचिंग इंसिडेंट हो, चाहे रेड फोर्ट इंसिडेंट हो, ये चीजें फार्म लॉस, फार्म प्रोटेस्ट की जो मूवमेंट है इसको डाइवर्ट करेंगे. तो हमारा जो ध्यान है, जो फार्मर्स का ध्यान है, वो सिंगल माइंडेडली इशू पे रहना चाहिए. ठीक है. सो दिस हैज मेंटेन्ड कम्युनल हार्मनी सिंस देयर हैज बीन अ सिंगल फोकस ऑन द 3 फार्म लॉज. सो दिस हैज मेंटेन्ड अप टिल नाउ harmony between Hindus and Muslims, and this must not be diluted in the times to come. From the protest to movement, the road to be taken. Now, an agitation of this magnitude needs to transform itself, transcend itself into a movement, and it should also aspire, कोशिश करनी चाहिए इस प्रोटेस्ट को अगर मूवमेंट में जाना है, दैट किसी भी किस्म के जो प्री एग्जिस्टिंग जो बायसेस हैं या जो प्री एग्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस हैं या कोई ऐसे सोशल डायकोटमीज हैं या कोई कास्ट इश्यूज हैं उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज ना किया जाए. ठीक है. The movement needs to evolve a broader vision and include larger masses beyond territorial and occupational boundaries. Right? So this need not be confined to farmers of Punjab, Haryana or Western UP. This can also very well become a pan-India farmers movement also. So इस तरह की जो temptations हैं कि मूवमेंट को डाइल्यूट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए या राजनीति को बीच में जोड़ने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. सो फार्मर्स को अपना सिंगल एजेंडा परस्यू करना चाहिए और इस एजेंडा को और इवॉल्व करके कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इसको एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट बनाया जा सकता है, इन्वॉल्विंग अदर पीपल फ्रॉम द सोसाइटी एंड इन्वॉल्विंग फार्मर्स फ्रॉम अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री. चलिए, अगला आर्टिकल है रीइवैल्यूएटिंग द नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट. ये आर्टिकल दोस्तों कल हिंदू में आया था. इसका क्या कंटेक्स्ट है? सो कंटेक्स्ट है बुद्धिज्म एंड सोशल इंक्लूजन. देखिए, बुद्धिज्म अगेन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हमको ये पता है कि जब बुद्धिज्म की स्थापना की गई थी तो ऐसे काफ़ी सारे इसमें फीचर्स थे बुद्धिज्म में जो कि इवॉल्व थे, ज़्यादा बेटर थे एज कम्पेयर टू द हिंदुइज्म प्रैक्टिस इन दोज टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, बुद्धिज्म में एनिमल सैक्रिफाइस को लेके या जो और तरह के रिचुअल्स हैं जहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व होते थे हिंदू धर्म में, उस तरह के रिचुअल्स इस धर्म में नहीं अप्लाइड थे. और बहुत सारे लोगों ने, खास करके जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो वैश्यास की बात करें, शूद्रस की बात करें, उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया था बिकॉज उनको वो रिस्पेक्ट हिंदू धर्म में रह के नहीं मिल रही थी. ये बात अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा बुद्धिज्म, जैनिज्म, लेटर वैदिक पीरियड, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि चलो
हिंदू धर्म में तो हमको बहुत मनाही है कि हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, हम कोई रिलीजियस बुक नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमको एक बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता जितना ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को दिया जाता है। ऊपर से अर्ली हिंदू प्रैक्टिसेस में जानवरों की बलि चढ़ाना, इस तरह के सैक्रिफाइसेस बहुत इन्वॉल्व होते थे। सो पीपल दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग बुद्धिज्म एंड इवन जैनिज्म फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज ओपन टू पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट, पीपल फ्रॉम द लोअर कम्युनिटीज। नाउ अगेन बुद्धिज्म का कंटेक्स्ट इस आर्टिकल में यहां आता है कि कैसे बुद्धिज्म हैज हेल्प्ड इन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल इंक्लूजन। अब बुद्धिज्म के चलते यहां पे बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी आता है। सो बाबा साहब अंबेडकर embraced बुद्धिज्म इन अ ग्रैंड सेरेमनी एट नागपुर व्हेन दैट वाज बैक इन 14 अक्टूबर 1956। अब बुद्धिज्म अडॉप्ट करने से बाबा साहब अंबेडकर का यह कहना था कि शायद हमको दलितों को डिस्क्रिमिनेशन ना मिले, और अगर दलित हिंदू धर्म में रहेंगे तो शायद वो डिस्क्रिमिनेशन पूरी जिंदगी पाते रहेंगे। बट और ये एक कारण भी है कि बहुत सारे जो दलित समाज के लोग हैं वो बाकी धर्म, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, वो इस करके अपनाते ताकि चलो अगर हम एक डिफरेंट धर्म अपना रहे हैं तो शायद समाज हमको एक डिस्क्रिमिनेटरी नजरिए से नहीं देखेगा। अनफॉर्चुनेटली डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर ने तो बहुत बात करी थी। उनका तो ये भी कहना था कि कास्ट सिस्टम को टोटली अबॉलिश कर देना चाहिए, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये बात भी आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली इवन नाउ आफ्टर 75 years वी सी दिस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस हैपनिंग वेरी रैम्पेंटली, right? Now sections among, so many followers of Baba Saheb Ambedkar, they also embraced Buddhism along with Baba Saheb. So sections amongst the erstwhile, the former untouchable caste, divorced the degraded untouchable caste identity to find solace, to find peace by adopting the teachings of Gautam Buddha. According to the last national population census, the Buddhists are one of the smallest minorities in India. So less than 1%. It's 0.7% of the total population in India. Now, Buddhism's affiliation with the Dalit emancipatory movement is largely neglected. ठीक है? Now, बेसिकली जो बात ये है कि बुद्धिज़्म अडॉप्ट करने से बहुत सारे ऐसे दलित समाज के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जो पिछड़ी जातियों के हैं। बुद्धिज़्म अडॉप्ट करने से शायद उन्होंने अपने आप को एलिवेट किया है, अपने आप को अपलिफ्ट किया है फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है। बिकॉज अब वो अपने हिंदू धर्म से छोड़ के किसी और धर्म में आ गए हैं, तो बुद्धिस्ट धर्म में आके उनको इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बुद्धिस्ट धर्म में सबको, सो सिंस द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध, द बुद्धिस्ट फिलॉसफी वाज ओपन टू वुमेन, वाज ओपन टू शूद्रास, वाज ओपन टू वैश्यास ऑल्सो. Buddhism was resurrected not only as a part of India's cultural and civilizational heritage, but also as a tool to escape the rigid caste hierarchical structure and the rigid caste discriminations. Now, how has Buddhism promoted social inclusion? Okay, so quick 3 points. Now, conversion to Buddhism has helped the community appreciate the constitutional values of secularism and सोशल जस्टिस, ठीक है। तो हम बात करते हैं ना कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जस्टिस की। पॉलिटिकल जस्टिस तो हम सबको मिल गया, सबको राइट टू वोट है, 18 साल से ऊपर के हर किसी व्यक्ति को राइट टू वोट है, औरत हो, आदमी हो, जो भी हो। लेकिन सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस अभी भी हमको इक्वली नहीं मिला है। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के मामले में अभी भी हम ये नहीं कह सकते दैट एवरीबडी हैज एक्सेस टू इक्विटेबल सोशल जस्टिस। नाउ बुद्धिज्म हैज हेल्प्ड टू ब्रिज दिस गैप. It was visualized as a revolutionary project that would enlighten the wider Bahujan masses, the wider Dalit masses. Buddhist cultural assertions and claims over public spaces became the symbols of their rejections against Hindu cultural hegemony. तो इसमें historical context भी है, because देखिए जब बुद्धिज्म की स्थापना करी थी गौतम बुद्ध ने, तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत लिबरल फिलॉसफी के, अपने बहुत लिबरल थॉट्स और बहुत लिबरल वैल्यूज के साथ यहाँ पे इस फिलॉसफी की स्थापना करी थी, जहाँ पे किसी भी किस्म का कट्टरपन या किसी भी किस्म का फंडामेंटलिज्म उन्होंने नहीं इंकरेज किया था। तो चाहे वो एनिमल सैक्रिफाइस, उनको लगता था कि ये सब यूजलेस रिचुअल्स हैं कि एनिमल्स को सैक्रिफाइस करो, उनकी बलि चढ़ाओ, दैट दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर पर्पस इन लाइफ, राइट। एंड बहुत सारे, अभी हमने जैसे रिपीट किया, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत सारे से जो लोअर कास्ट के लोग थे, वैश्यास थे, ट्रेडर्स थे, एग्रीकल्चरर्स थे, फार्मर्स थे, शूद्रस थे, जिनको ज़्यादा अच्छे रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता था, ब्राह्मण्स और क्षत्रियस उनको थोड़ा डाउनग्रेड करते थे, तो दे स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म बिकॉज बुद्धिज्म वाज ओपन फॉर एवरीवन. चलिए अगला आर्टिकल है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. ये इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था दोस्तों. सो द कंटेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है. अभी पीछे एक आर्टिकल भी आया था कि जो IMF के जो वर्ल्ड बैंक के जो डायरेक्टर हैं, allegedly she was involved in some kind of a conspiracy where she had fabricated the ease of doing business rankings which promoted China's ranks
काफ़ी ऊपर को, which uplifted China's rank. And also we also saw that there was some kind of a conspiracy involved which also uplifted India's rank from, कहाँ इंडिया का रैंक 134 132 होता था 2012-13 में, और अब इंडिया का रैंक 62 63 आ गया था। चलिए वो अब एक कंटेक्स्ट में था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हम अभी गवर्नमेंट का एफर्ट होता है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि कैसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सके, कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। तो अब वो रिपोर्ट फैब्रिकेटेड है नहीं है, खैर ये तो कंट्रोवर्सी है, बट वो आर्टिकल में ये बात आई थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट भी फैब्रिकेटेड थी। बट बहरहाल अगर कल को हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया की रैंक 10 भी हो जाए, कल को इंडिया नॉर्वे के बराबर, डेनमार्क के बराबर, जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं, स्कैंडिनेवियन इकोनॉमीज हैं, उनके बराबर भी हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक हो जाए, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एक बात होगी, बट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार करने का जो कॉस्ट है वो कितना एक्सपेंसिव है इंडिया में। इंडिया में व्यापार करना, काम धंधा करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं, बहुत रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम है, फाइलें यहाँ से वहाँ मूव होने में साल लग जाते हैं। चलो उसको एड्रेस करने के लिए अब अभी पीछे एक योजना लॉन्च करी गई है, क्या नाम है इस योजना का? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक है, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए और भी बहुत सारे काम करे जा रहे हैं, इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेके आए जा रहे हैं, अनेकों तरह के रिफॉर्म्स लेके आए जा रहे हैं। बट उसके चलते जो बहरहाल जितनी सारी प्रॉब्लम्स अभी हैं, उस चीज़ों को इस आर्टिकल में एड्रेस किया गया है, दैट कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एन इन्वेस्टर और आसान कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, ना कि सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करें। ठीक है, अब ये पैंडेमिक के चलते आप जैसे देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज अब वो कह रही हैं दैट नहीं हम ट्रेड नहीं करेंगे चाइना के साथ। अब देखिए इतने सालों से आप सब कंट्रीज का, इंडिया की बात क्या करें, किसी और की भी बात करें, हर एक कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ, यानी कि चाइना का ट्रेड सरप्लस है बहुत सारी कंट्रीज के साथ। अब आज आपको लगता है कि चलो कोरोना वायरस आ गया तो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, टिकटॉक की ऐप डिलीट कर देंगे, ये वाली ऐप्स डिलीट कर देंगे, पबजी डिलीट कर देंगे, तो उससे चाइना को तो नहीं फर्क पड़ने वाला। बट बहरहाल पैंडेमिक हैज़ मेड कंट्रीज मच इनवर्ड लुकिंग। अब पैंडेमिक के चलते जो कंट्रीज हैं वो अब बहुत प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फॉलो कर रही हैं। आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो वो भी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी हुई। अब इससे क्या होगा, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बढ़ेगा। सो अगर ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बढ़ेगा, सो नॉट गुड फॉर ग्लोबलाइजेशन, नॉट गुड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। नाउ वेदर और नॉट these rankings of ease of doing business are true or not, India must focus more on the cost of doing business in these competitive times post pandemic। तो किसी का गेन, किसी का अगर किसी का लॉस होता है तो किसी का गेन हो सकता है। तो अगर चाइना का लॉस है कि बहुत सारी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज चाइना से शिफ्ट करके और किसी कंट्री में शिफ्ट करना चाहेंगे, अगर वो इंडिया में शिफ्ट करना चाहें फॉर एग्जांपल, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो रिपोर्ट आप जैसे जैसे निकाल रहे हो, बट उस इन्वेस्टर के लिए, अगर वो इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे लगा रहा है, अपनी फैक्ट्री खोल रहा है, कोई प्लांट बना रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए कितना ईजी है कि उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कॉस्ट एफिशिएंट हो सके, उस पे इस बात पे एम्फसाइज किया गया है। हाउ इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, हाउ हाई इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, CODB। Now, number one is the energy cost and the regulatory cholesterol, जिसको रेगुलेटरी ओवर, देखिए कितने तरह के कानून है इंडिया में, प्रॉबेबली इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसमें इतने सारे कानून फॉलो किए जाते हैं। तो वो इतने कानून होने के चलते इतनी रेगुलेशंस हैं, ठीक है। दो हम कहते हैं कि हम लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन से मूव अवे कर चुके हैं, LPG एरा अब नहीं रहा, सॉरी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन में आ चुके हैं, वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अब नहीं रही, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, हमने 1991 के बाद अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी है। बट उसके बावजूद भी इतना आसान नहीं है बिजनेस करना, बिकॉज तरह तरह के क्लियरेंसेस, चाहे लैंड क्लियरेंस हो, चाहे एनवायरमेंट क्लियरेंस हो, किसी तरह की भी क्लियरेंस हो, उसको पास करवाने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इन्वेस्टर्स के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये कोई रातों रात नहीं बनते हैं, इनका गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। तो ये नंबर वन। दूसरी बात, अगर डीजल प्राइसेस की बात करें तो खैर आपके लिए और मेरे, हम सब के लिए तो डीजल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हो ही गए हैं महंगे, बट डीजल प्राइसेस इन इंडिया आर almost 21% higher than those in China, 40% higher than in US, and more than around 73% higher than in Bangladesh। ठीक है, अब टोटल टैक्सेस ऑन द डीजल, अभी डीजल पेट्रोल GST के एम्बिट में नहीं आता। नाउ द टोटल टैक्सेस ऑन डीजल अकाउंट फॉर ओवर 130% ऑफ द बेस प्राइस इन इंडिया। नाउ अगर ये GST के एम्बिट में आ जाता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को भी GST के एम्बिट में ले आते हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी इन्वेस्टर्स अवेल कर सकते हैं। तो ये जो टैक्स, अगर GST टैक्स में चाहे टैक्स जितना मर्जी हो, ठीक है, चलो चाहे टैक्स जितना मर्जी लगाए सरकार डीजल पे, पेट्रोल पे, बिजली पे, बट वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम ITC कहते हैं, उसके चलते जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो थोड़ा कम हो सकता है फॉर द इन्वेस्टर। Again, in the case of electricity, the price for business in India was higher by around 7 to 12% vis-a-vis those in US, Bangladesh or China. But this is a very serious concern if we talk about the prices of diesel.
बिकॉज इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड डीजल्स फॉर देयर फंक्शनिंग। उसी तरह से कोल की बात करें, विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया, इज ऑल्सो वेरी कॉस्टलियर, इट्स ऑल्सो वेरी कॉस्टलियर विज़ अदर कंट्रीज, लीडिंग टू अ हायर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। एंड अगेन इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के एम्बिट में नहीं है। तो एक टीम लीज एक कंपनी है जिसकी रिपोर्ट ये कहती है दैट एक छोटी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी जो एक इंडिया में है, अगर उसको अपना एक छोटा सा एक प्लांट सेटअप करना हो जिसमें लगभग 500 एम्प्लॉयज हो, that is regulated by 750 types of compliances, 60 type of acts and 23 types of licenses। तो कितने सारे कानून यहां पे आ जाते हैं जो कि काम बहुत मुश्किल कर देते हैं। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? what are the solution to address these issues? Now number one, majority of the compliances, इतने सारे जो कानून हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, majority of these type of policies, these regulations, ये कहाँ से आ रहे हैं? स्टेट्स में से आ रहे हैं। So they come from the states, and reducing this burden would require a significant cooperation from the states also, right? So कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं हम, तो स्टेट्स की तरफ से भी बहुत कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आसान नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंसिडर यूजिंग फिस्कल इंसेंटिव्स टू पनिश दो स्टेट्स जो कि बहुत ओवरली रेगुलेशंस पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा बेटर फैसिलिटेटर्स नहीं बन पा रहे हैं, और टू रिवॉर्ड दो स्टेट्स जो कि यानी कि इंसेंटिवाइज दो स्टेट्स जो कि अपने स्टेट लॉज में, रेगुलेशंस में और रिलैक्सेशंस रख रहे हैं विच कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए तो इतना काम कर रहे हैं, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने वातावरण को, जंगलों को, ट्राइबल्स को भी हम मद्देनजर रख के चलें, तो उसी तरह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो जरूरी है ना। बिकॉज अगर देखिए अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा हाई हो, बेशक हमारा रैंक टॉप 10 में भी आ जाए कैसे भी करके, तो उसका कोई फायदा नहीं है, इन्वेस्टर भाग जाएगा। इन्वेस्टर कहेगा कि यहाँ पे तो काम करना चैलेंजिंग तो है ही है, इतनी रेगुलेशंस, इतने लॉज, इतने एक्ट्स हैं, बट इतना महंगा है यहाँ पे काम करना, तो उस चीज पे हमको काम करना बहुत जरूरी है। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड कंसिडर प्रायोरिटाइजिंग रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड कंप्लायंस फॉर द बिजनेसेस। तो इसके चलते यहाँ पे ये सजेशन दिया गया दैट इंक्लूड द फ्यूल्स including electricity under the GST. This will lower the cost for the businesses owing to the clause of the ITC, the input tax credit, even if अगर taxation levels बहुत high भी हो, तो मतलब obviously taxation levels अब वो तो अब चलो GST काउंसिल तय करेगा, अगर ऐसा कुछ होता है, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी भी जीएसटी के एम्बिट में आ जाते हैं, बट चाहे चलो अगर 100% टैक्स भी हो, चाहे 130% टैक्स भी हो, तो जितना भी वो टैक्स है उसका जो रिबेट है वो इन्वेस्टर्स को, कॉर्पोरेट्स को मिल सकता है वापस, बिकॉज वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल दोस्तों, प्रिपेयरिंग फॉर आउटब्रेक्स, ये हिंदू में कल आया था। क्या कंटेक्स्ट है? आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सो बेसिकली इसकी कुछ हाईलाइट्स की अगर हम बात करें, सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ almost 64,180 crore for a period of 5 years. This particular scheme will work towards strengthening public health institutions and governance capacities for wide-ranging diagnostics and treatment. तो कोरोना वायरस के चलते इसकी जो सिग्निफिकेंस है, कोरोना वायरस, अब वी आर ऑल कमिंग आउट फ्रॉम अ पैंडेमिक, वी ऑल्सो कितनी प्रॉब्लम्स आई थी हेल्थ केयर सेक्टर को ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, सो आर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज विल बी मच बेटर थ्रू दिस स्कीम। इसको लेके 2 मिनट सीरीज भी आई थी, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। इसको लेके 2 मिनट सीरीज कल डिस्कस करी गई थी, सो डू वॉच दैट एज वेल। Establishment of critical care hospital blocks in 12 central institutions such as the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS. Now, the government will be establishing integrated district public health labs in around 730 districts to provide comprehensive laboratory services. ताकि जो डायग्नोस्टिक का काम है, जो टेस्टिंग का काम है, जो सर्वेलेंस का काम है, उसकी कैपेसिटीज भी कैसी बढ़ सके, तो इसके चलते कॉम्प्रिहेंसिव लेबोरेटरी सर्विसेज का प्रोविजन इसमें प्रोवाइड करा गया है। सबसे जरूरी बात जो स्कीम के तहत आती है वो ये है दैट दी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो वो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, नाउ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सिग्निफिकेंस भी अब हम कोरोना वायरस के चलते देख रहे हैं दैट हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर था लिटरली सेकेंड वेव के टाइम पे तो वो कोलैप्स कर गया था। उसके चलते जो हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें, सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात करें, टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें, तो हमारा कोई ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट स्ट्रक्चर नहीं है विज़-अ-वी द प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑल्सो, द प्राइमरी हेल्थ सेक्टर ऑल्सो। अब उसके चलते यहाँ पे अपग्रेडेशन करा जाएगा। द अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश क्लोजर
टू द कम्युनिटी टू मीट द नीड्स ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। देखिए गांव में तो ऐसा बहुत कॉमन है, रूरल एरियाज में तो बहुत कॉमन है कि आपको अगर बैंक जाना है या नज़दीकी अस्पताल जाना है तो आपको 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। और अगर अर्बन एरियाज़ की भी बात करें तो सारे के सारे अर्बन एरियाज़ दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर की तरह नहीं है, ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी लोगों की हॉस्पिटल्स के साथ अर्बन जो लोगों की है, खास करके जो माइग्रेंट लेबर है, जो अर्बन माइग्रेंट लोग हैं, उनकी कनेक्टिविटी हॉस्पिटल के साथ और नज़दीक हो सके, ज़्यादा डिस्टेंस ना ट्रैवल करना पड़े, इसके लिए इस चीज़ का अपग्रेडेशन करा जा रहा है। चलिए अगला आर्टिकल, वाई, ये हिंदू में आया था कल, इसको लेके हमने पहले भी बहुत बात करी है, वाई इंडिया शुडंट साइन ऑन टू नेट जीरो। तो इतना तो आप भी जानते हैं क्योंकि अभी अभी जस्ट इन अ कपल ऑफ डेज ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होने वाला है। अब नेट जीरो का प्रोपेगेंडा इस साल काफ़ी ज़्यादा चला है, हमने पहले भी बहुत डिस्कस करा इसको लेके कि यूएस और जो बाकी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर pressurizing India that look, they're saying that India, that you are the third largest emitter of greenhouse gases. It is high time even you get your act together and you should also move towards a net zero regime by 2050. इंडिया का ये कहना है दैट ठीक है यार, ये सब बातें सही हैं, तो आप मूव करिए, हमको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज अभी तो हम इतना डेवलप नहीं हुए जितने आप हो चुके हैं, अभी तो हमारी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा है जो भी हमने मीट करनी है, और अभी हमारी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ और डेवलपमेंटल नीड्स भी बहुत ज़्यादा है, और डेवलपमेंटल नीड्स होने के चलते हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस भी बढ़ेंगे, तो अभी हम तैयार नहीं हैं। तो इस तरह का प्रेशर आप हम पे मत डालिए। हम Now see, if you talk about numbers, तो बेशक नंबर्स के मामले में ठीक है, आफ्टर ऑल वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 140 करोड़, तो अगर उस मामले में हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा भी है, दुनिया की तीसरे नंबर पे हम हैं भी, अगर हम अपनी पर कैपिटा एमिशंस की बात करें तो पर कैपिटा जो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है, ठीक है। तो इस करके यू शुडंट प्रेशराइज अस, तो इसको लेके बहुत ये आर्टिकल्स भी पीछे काफ़ी आए हैं। सो अब यहाँ पे इस बात करी गई है, अगेन इट्स रेपिटेशन दैट वाई इंडिया शुड नॉट साइन नेट जीरो। Now, the China, US and European Union historic responsibility तो खैर हम यूरोपियन यूनियन और यूएस की कह सकते हैं। चाइना ने तो खास करके जो पिछले 20-25 सालों में ज़्यादा डेवलपमेंट करा है और ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन चाइना की रही है टूवर्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दैट हैज़ बिन द लास्ट 2.5 डेकेड्स। बट हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये अगर हम यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बहुत पहले अचीव हो चुके थे, तो इस करके ये डेवलप्ड पहले हो गए थे हमसे। Now, even after taking account of the net zero commitments, so these countries, China, European Union, and the US, will emit more than 500 billion tons of the carbon dioxide before the net zero. और कितना कार्बन डाइऑक्साइड का बजट है, जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का जो बजट है, यानी कि जितना बजट हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय 2050, दैट इज अराउंड 1350 बिलियन टन्स। तो इसमें से अगर 500 बिलियन टन्स तो अगर ये तीनों कंट्रीज आने वाले 8 या 9 सालों में यूटिलाइज कर लेंगे, तो फिर बाकी का जो बचा, अगर बाकी के 800-850 बिलियन टन्स बचे तो उसकी रिक्वायरमेंट तो बाकी कंट्रीज को भी है ना। सिर्फ ये जो 1350 बिलियन टन्स है, ये तो ग्लोबल कम्युलेटेटिव क्वांटिटी है, यानी कि सबके लिए, यानी कि ये बजट है जिसमें से सबको, पूरी जो ग्लोबल जितनी भी कंट्रीज है दुनिया में, वो सब इतने बजट में से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस अपने परमिसिबल लेवल्स में कर सकते हैं। अगर इसका 40-45% अगर अभी चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूएस अगर अभी यूज़ कर लेगा तो बाकियों के लिए क्या बचेगा? देखिए डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, बट अब थोड़ा बहुत तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा, थोड़ा बहुत तो एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा। हम ध्यान रख सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, हम ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करें, बट फिर भी हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते दैट बिल्कुल जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करें और डेवलपमेंट भी हो जाए, ये तो नहीं पॉसिबल होने वाला। और इंडिया की डेवलपमेंटल नीड्स बहुत हैं। इंडिया की बात करें, हम सब सहारन अफ्रीका की बात करें, इन कंट्रीज़ ने भी डेवलपमेंट लेवल्स नहीं देखे जितने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन देख चुका है। नाउ नीदर द पेरिस एग्रीमेंट नॉर any type of climate science requires, so it is not a binding agreement under the COP21 जो पेरिस समिट हुआ था 2015 में, that net zero be reached individually by country। तो ये ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। ये तो अभी इस आइडिया को प्रमोट करा जा रहा है, अमेरिका खास करके इस आइडिया को प्रमोट करिए बिकॉज दे वांट टू शेयर दिस बर्डन, बिकॉज अक्सर अमेरिका को कहा जाता है दैट अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्लोबल वार्मिंग, फॉर दिस फिनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज के, जो कि है भी बिकॉज हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की ज़्यादा बनती है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंटल लेवल्स पहले अचीव हुए थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस उन्होंने हमसे कई गुना ज़्यादा किया था। अब उस बर्डन को शेयर करने के लिए, पास करने के लिए अमेरिका अब ये थोप रहा है डिसीजन सब पे कि सभी नेट जीरो का वो पालन करें। नाउ लेस देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि लेस देन 20% ऑफ द वर्ल्ड
is responsible for more than 60% of all the past cumulative carbon dioxide emissions. So why should India suffer? Now what India must do? India is responsible for no more than less than 5% of the cumulative emissions of carbon dioxide since the pre-industrial era. Okay. Now India's per capita emissions is close to 2 carbon dioxide emissions per ton, which is less than half of the world average. So world average is somewhere around 4.5. So India is close to 2. So we are far behind than the global average of the per capita emission of the carbon dioxide emission. India, in enlightened self-interest, must now stake its claim to a fair share of the global carbon budget. अब अगर 1350 या हम ये कार्बन बजट देखा ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1350 बिलियन टन्स का कार्बन डाइऑक्साइड का बजट है, तो अगर 400, 500, 600 अगर यही 3 कंट्रीज, अगर यही 3, चलो यू की बात करें उसमें तो काफ़ी कंट्रीज आ जाती हैं, अगर यही 3 ब्लॉक्स अगर इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो बाकियों के लिए क्या बचेगा? तो बल्कि इस आर्टिकल में ये बात सजेस्ट करेगी दैट इंडिया को लेजिटिमेटली और अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की जो बात यहाँ पे चल रही है, इंडिया को कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और लेनी चाहिए ताकि अपनी वो डेवलपमेंटल नीड्स पहले पूरे कर सके। यहाँ पे लिखे ना इन इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। सो वी नीड टू वरी बिकॉज हमारे लिए प्रायोरिटी है लोगों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट करना है, लोगों को जॉब्स देनी है, बेटर कनेक्टिविटी करनी है, मोर अर्बनाइजेशन है, मोर स्मार्ट सिटीज़ बनानी है। तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को हार्म होगा। ऑल्दो इंडिया हैज़ बिन वेरी रिस्पॉन्सिबल, इंडिया हैज़ बिन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट नेवरदलेस अगर ये कंट्रीज इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रही हैं तो वाई नॉट इंडिया, राइट? वी ऑल्सो नीड टू डेवलप, दीज कंट्रीज हैव ऑलरेडी डेवलप्ड। तो चाइना ने तो कह दिया दैट हम 2060 तक नेट जीरो करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जीरो एमिशंस करेंगे। सो यू नो, बट इंडिया के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए बाय 2050 दे हैव टू मूव टुवर्ड्स नेट जीरो। This will enable India to responsibly use coal, oil and gas, which India is responsibly using. Although 70% से ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर चलो काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को भी और प्रमोट कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि कोल के ऊपर डिपेंडेंस हमारी बहुत कम रहे। Developed countries and China, on the other hand, if they are serious about the Paris Agreement targets, they must reach net zero much before 2050. अगर इतनी ही उनको टेंशन है दुनिया की, बिकॉज देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता क्लाइमेट चेंज, इट्स ऑल अ फॉल्स, देयर इज नो थिंग, द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज सब झूठ है, कॉन्स्पिरेसी है। बट खैर वो हम सबको पता है कि कितना सच है कितना झूठ है। और तो अगर इतनी सीरियसनेस है अमेरिका की और चाइना की कि वो एक क्लीन एनवायरनमेंट प्रमोट करना चाहते हैं, क्लीन एनर्जीज प्रमोट करना चाहते हैं, तो दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आप फंडिंग दो गरीब देशों को, इंडिया को फंडिंग दो ताकि हम भी बेटर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकें। इसमें पैसा बहुत लगता है इस तरह की क्लीनर टेक्नोलॉजीज में। और दूसरी बात, तो 2050 का वेट क्यों करते हो? उससे पहले आप नेट जीरो अचीव कर लो, अचीव दैट बाय 2030, अचीव दैट बाय 2035 और 2040। चलिए अगला आर्टिकल, ये आज काफ़ी हाईलाइट इसकी रही थी दोस्तों। ये दोनों आर्टिकल जो हैं, सुप्रीम कस्टोडियन और पुशबैक ऑन पेगासस, तो ये दोनों आर्टिकल्स आज इंडियन एक्सप्रेस में आए थे। कंटेक्स्ट क्या है? जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है ऑन द पेगासस इशू, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इसको लेके 46 पेज की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है इसमें, इस इशू को एड्रेस करते हुए। तो इस अगर इशू को हम बात करें तो जैसे आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में पेगासस को लेके बहुत कंट्रोवर्सी रही थी। पेगासस जो कि एक्सपायरवेयर है ना, उसको लेके हमने काफ़ी एडिटोरियल्स में भी बात करी थी, 2 मिनट सीरीज में भी बहुत हुई थी, उसके बारे में बात डिस्कशन हुई थी। पूरा जुलाई का जो मंथ था पेगासस को लेके बहुत चर्चा चली थी। सो आई एम श्योर बाय नाउ यू नो दैट व्हाट द होल कंट्रोवर्सी वाज अबाउट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट पेगासस के चलते भाई अब देखिए, अब सवाल अगर उठे हैं, उंगली उठी है सरकार पे, तो सरकार को अपनी इनोसेंस तो प्रूव करनी पड़ेगी। तो बताइए, क्योंकि कुछ लोगों ने पिटिशन डाला जिनके अगेंस्ट सरकार ये सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ कर रही थी, तो उन्होंने पिटिशन डाला सुप्रीम कोर्ट में दैट ये तो बात गलत है, हमारी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। बिकॉज 2017 में तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली कह दिया था ना, केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट के अंडर राइट टू प्राइवेसी की बात उन्होंने करी थी, ठीक है, जो केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट थी। तो अगर प्राइवेसी है तो हमारी वायलेट क्यों हो रही है? तो सरकार ने कहा था देखिए ये तो सब एक कॉन्स्पिरेसी है हमको डिफेम करने की। और अगर ऐसे कुछ सिटीजन्स को हमने अगर सर्वेलेंस कर भी लिया, अगर हमने कुछ लोगों की स्नूपिंग कर भी ली, कुछ लोगों की फेसबुक प्रोफाइल्स या कुछ लोगों का अगर हमने चार्ट्स वगैरह पढ़ भी लिए, तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी, देश खतरे में था, इस करके हमने नेशनल सिक्योरिटी के चलते कुछ लोगों की हमने स्नूपिंग जरूर करी होगी। बट आप हम पे एलिगेशन जो लगा रहे हैं, यानी कि सरकार के लिए जो आप हमारे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम लोगों की प्राइवेसी वायलेट कर रहे हैं, वो सही नहीं है। बिकॉज हमको नेशनल इंटरेस्ट को भी देखना है, नेशनल सिक्योरिटी को भी देखना है। चलो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट ये कोई बात नहीं बनती दैट नेशनल सिक्योरिटी के चलते आप हर किसी का आप गला पकड़ें और हर किसी की स्नूपिंग करें, हर किसी को सर्वेलेंस करें।
बिकॉज कुछ चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्राइंड होनी चाहिए। क्या प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जिसके चलते आप इस तरह की सर्वेलेंस एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो एक बड़ी लैंडमार्क चीज हुई है दोस्तों इस पर्टिकुलर ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें एक बहुत एक ऐतिहासिक बात हुई है कि अब से जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में सुप्रीम कोर्ट ने रख लिया है। ठीक है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना दैट होगा नेशनल सिक्योरिटी, हम वी आर ऑल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर हम आपसे पूछ रहे हैं और अगर आप वो हमको नहीं बताना चाहते बिकॉज आपको लगता है, सरकार को लगता है दैट विल कॉम्प्रोमाइज नेशनल इंटरेस्ट, वी ऑल सपोर्ट यू, वी डू नॉट वांट आवर नेशनल इंटरेस्ट टू बी कॉम्प्रोमाइज, वी डोंट वांट आवर नेशनल इंटरेस्ट टू बी सैक्रिफाइस, बट यू कैन नॉट यूज दिस बहाना, दिस दिस कर्टन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के हर चीज आप नेशनल इंटरेस्ट के चलते आप लोगों से छुपा रहे हैं। तो वो चीज का ध्यान रखना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ये इस जजमेंट में 3 इश्यूज को हाईलाइट करा सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात, सिटीजन राइट टू प्रिवेसी, कोई हक नहीं है किसी का भी सिटीजन की अपनी प्राइवेट लाइफ में वायलेट करने का, वो क्या खा रहे हैं, वो किसको मिल रहे हैं, वो कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो कौन सी फोटो डालते हैं, वो फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, जो मर्जी हो, ट्विटर पे हैं, जो मर्जी हो, किसी का कोई राइट नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर सिटीजन की प्रिवेसी को वायलेट करे, बिकॉज राइट टू प्रिवेसी ये आपका आर्टिकल 21 के अंडर आ जाता है। 2017 में जजमेंट भी आई थी। इट इज सैक्रोसैंक्ट। अब हमको ये भी पता है, पॉलिटी में हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का दैट रखा है, दैट फाइन, पता है उनको भी कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, सैक्रोसैंक्ट नहीं है, बट राइट टू प्रिवेसी जो है, जो कि अंडर राइट टू लाइफ के एम्बिट में आता है, दैट इज सैक्रोसैंक्ट फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड दिस इज इनएलिएनेबल टू ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, नाउ द चिलिंग इफेक्ट सर्वेलेंस कैन प्रोड्यूस इज एन असॉल्ट ऑन द वाइटल पब्लिक वॉचडॉग रोल ऑफ द प्रेस। अब मीडिया, चलो आज के टाइम पे चलो गोदी मीडिया है, बट गोदी मीडिया पहले भी था, आज भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के टाइम पे गोदी मीडिया है, कि कांग्रेस के टाइम पे नहीं था, सब मिले होते हैं। आपको पता ही है कि सारे जो मीडिया वाले होते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, उनकी दे हैव दिस बायस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। बट मीडिया को फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव के बाद मीडिया को फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। अब अगर मीडिया के ही लोगों को, जो कि अलेजेडली सरकार की आइडियोलॉजी के साथ फेवर नहीं करते हैं, यानी कि जो गोदी मीडिया में नहीं आते हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कैरी ऑन कर रहे हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट अपना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, अगर कुछ एक्सपोजे लेके आ रहे हैं, और अगर सरकार को ये बात नहीं पसंद तो सरकार उनके ऊपर भी स्लूपिंग और सर्वेलेंस एक्टिविटीज डाले, तो ये अच्छी बात नहीं है सिविल लिबर्टीज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, बिकॉज देन media which acts as the watchdog for the democracy, then that is not good if that media is also being snooped upon. The court has ruled that the state cannot get a free pass every time the specter of national security is raised, that हर वक्त आप national security की बात का excuse देके आप पीछे नहीं हट सकते हैं, that okay this was national security, इस करके हमने surveillance activities carry on करी, so you can't use this बहाना every time। तो इसके चलते अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सरकारी वकील हैं, जो कि सोलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा दैट कोई बात नहीं, अगर आपको इस बात की नाराजगी है तो हम एक सरकारी कमेटी बना देंगे। जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो सरकार क्या बोलती है कि चलो कमेटी बना देते हैं। अब चलो कमेटी बनाने की बात सोलिसिटर जनरल ने करी, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं एनवी रमन, उन्होंने कहा दैट नहीं, जो कमेटी बनाई जाएगी इंडिपेंडेंट कमेटी, वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होगी, आप नहीं बनाएंगे, वो हम बनाएंगे कमेटी, एंड दैट कमेटी विल मॉनिटर ऑल दीज एलिगेशंस रिलेटेड टू पेगासस। तो क्वेश्चंस क्या रेस करें सुप्रीम कोर्ट ने, तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेस करें। वाज एनी पेगासस सूट ऑफ स्पाईवेयर एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल और स्टेट एजेंसी, तो चाहे RNAW है, IB है, कोई मिनिस्ट्री है, क्या वाकई में ये स्पाईवेयर किसी एजेंसी ने, सरकारी एजेंसी ने बाय किया था फ्रॉम दी इजरायली फर्म CSO? अंडर कौन सा कानून, अंडर विच रूल, गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल और लॉफुल प्रोसीजर वाज सच डिप्लॉयमेंट मेड? क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है ना, दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है एस्टैब्लिश बाय लॉ जो आपको, सरकार को राइट देता है कि भाई ठीक है आप किसी के ऊपर सर्वेलेंस एक्टिविटीज करो, बिकॉज KS पुत्तुस्वामी जजमेंट में बहुत कैटेगोरिकली मेंशन था दैट दिस हैज टू बी डन इन प्रोपोर्शनैलिटी, दैट अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड्स हैं कि कोई सिटीजन, अगर वो वैलिड ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, और अगर उस वैलिड ग्राउंड्स को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा लॉ है आपके पास, तो आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। बट कौन से कानून के तहत, कौन से लॉ के तहत आपने ये सर्वेलेंस एक्टिविटीज करी हैं, और क्या वाकई में ये जो सिटीजन्स थे, जिसकी जो आया है रिपोर्ट में कि भी इनके ऊपर स्नूपिंग करी गई थी, क्या वाकई में ये एक नेशनल थ्रेट थे, क्या वाकई में वर दे डेट्रीमेंटल टू नेशनल सिक्योरिटी? How do we read the judgment? Now, the court's continuing insistence on transparency and disclosure by the union government. So,
कोर्ट ने अब कहा है बार बार कि आपको ट्रांसपेरेंट और होना पड़ेगा, अपनी जो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्क्लोज और अच्छे तरीके से करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर आप सिटीजन आरटीआई के तहत अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहे सरकार से, तो सरकार उस सिटीजन को वापस नहीं भेज सकती कह के भाई ये नेशनल सिक्योरिटी के अंदर है, हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, सो Supreme Court pointed out that the limited affidavit filed by the center is inadequate and had provided further time. जो अगस्त में सेंटर ने, जब ये पिटिशन अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सेंटर ने एक एफिडेविट फाइल किया था, एक लिमिटेड एफिडेविट था, जिसमें यही बातें लिखी थी दैट लुक ये एलिगेशंस हैं, कंक्रीट नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी है, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है इंडिया को मलाइन करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट लुक ये ऐसे काम नहीं चलने वाला, बहुत सीरियस एलिगेशन आप पे लगाई जा रही है, तो आप ये बहाना दे के नेशनल सिक्योरिटी का वापस पीछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, merely hiding behind the curtain of national security is a violation of citizens' right to privacy. और दूसरी बात, national security cannot be the bugbear जिसे आप जुडिशरी को बोलेंगे that look this is national security so you don't interfere with us, that you remember that there is separation of powers, judiciary, legislative, executive. We know, we are the executive, we know that this is a matter relating to national security. You have no you cannot overreach in this domain. The Supreme Court is saying that look, this is about citizens' interest. This is because Supreme Court has to safeguard the interest of the citizens. ठीक है, तो this is about the welfare of citizens. This is about the privacy of citizens, and the citizen is above anything. Obviously, because the law of the land is meant for the citizen. ठीक है, अगर citizens ही खतरे में हैं, अगर citizens के ऊपर ऐसी स्टूमिंग एक्टिविटीज करी जा रही हैं, तो डेमोक्रेसी किस बात की? फिर तो आप टोटलिटेरियन एक कंट्री हो गए। ठीक है, सो नेशनल सिक्योरिटी कैनॉट बी द बगबियर दैट द जुडिशरी शाइज अवे फ्रॉम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मेयर मेंशनिंग. So national security is very much under the doctrine of judicial review. Now way forward, अब ठीक है, यहाँ पे अब देखिए कमेटी बना दी गई है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिपेंडेंट कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होगी, बट ये एक इतना आसान टास्क नहीं होगा, बिकॉज इस कमेटी को कोऑपरेट करना पड़े, इस कमेटी के साथ कोऑपरेशन सरकार की भी जरूरी है। अब जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, अब नाउ द बर्डन ऑफ द प्रूफ, द बर्डन ऑफ द इनोसेंस ऑफ प्रूविंग कि भाई हम इनोसेंट है कि नहीं है, वो तो सरकार के ऊपर लाई करता है। तो सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी सरकारी एजेंसीज हैं, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी, उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब वो कितना कोऑपरेट करेंगी, कितना वो सच बताएंगी, कितना वो सही और एक्यूरेट डेटा सामने रखेंगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में, ये देखने वाली बात होगी। और लोगों के ट्रस्ट को, जो कि देखिए लोगों का ट्रस्ट टूटा, जो भी लोगों का ट्रस्ट टूटा अभी पीछे, सो दैट विल नॉट बी एन इजी थिंग टू रिपेयर द ब्रोकन पब्लिक ट्रस्ट, द ब्रोकन पब्लिक एक्शन। दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम। लोगों के अंदर फिर से वो भरोसा और कॉन्फिडेंस आना दैट लुक द गवर्नमेंट इज नॉट अननेसेसरली सर्वेलिंग अपॉन अस, दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो ये कमिटीज तो बहुत बनाई गई हैं पहले भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, बट ये कमेटी कितनी जल्दी कुछ कंक्रीट बात आगे रख सकती है, ये देखने वाली बात होगी। बट दिस इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। चलिए अगला आर्टिकल है जी, द नीड टू मूव अवे फ्रॉम क्लाइंटलिज्म। तो यहां पे बात क्या करेगी है, मोटे तौर पे सोशल वेलफेयरिज्म वर्सेस फ्रीबीज। फ्रीबीज मतलब कि फ्री में सब चीज बांटते रहना सबको। सोशल वेलफेयरिज्म तो चलो ठीक है कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मिड डे मील स्कीम्स हो गए। ठीक है, तो जो कि देखिए अब जो आपको स्कीम्स, जो कि आपको सरकारी स्कीम्स हैं, जो कि वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस के लिए हैं, यानी कि पीपल, पहले तो इंडिया में ये पता लगाना कि पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन कौन है, वो इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। अगर चलो हमको पता है कि पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन कौन है, तो टारगेटेड बेनिफिशियरीज को ही वो स्कीम्स के बेनिफिट मिलने चाहिए, ना कि सबको। ठीक है, तो अगर कोई बहुत अमीर बंदा है तो उसको नहीं जरूरत सब्सिडाइज सिलेंडर की, या उसको आटा या दाल 1 रुपये 2 रुपये प्रति किलो में नहीं जरूरत। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली मुकेश अंबानी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जरूरत तो नहीं है जितनी किसी गरीब इंसान को होगी। ठीक है, सो अब इसके चलते अब यहां पे ये बात करी गई है दैट देखिए अब हिस्टोरिकली अगर आप वी आर लिविंग इन द मार्केट इकोनॉमी 1991 के बाद, जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, तो नियो लिबरल इकोनॉमी है, लिबरलिज्म का एक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो ये कहता है दैट लुक लेट द मार्केट इंटरफेयर, लेट द मार्केट टेक केयर ऑफ द पीपल, द स्टेट शुड विड्रॉ फ्रॉम वेलफेयर। चलिए ये तो हार्डकोर कैपिटलिज्म का एक फीचर हो गया दैट स्टेट नीड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द वेलफेयर। ऑल्दो अब हमारे यहाँ पे स्टेट हैज़ नॉट कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम द वेलफेयर। स्टेट को अब जो भी गरीब, अब देखिए अब जो गरीब हैं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको तो सहायता, उनको तो सहयोग स्टेट ही देगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ही देंगे। ठीक है, बेशक हम जितना मर्जी मार्केट इकोनॉमी के टुवर्ड्स आ जाएं, थोड़ा बहुत सोशलिज्म तो फिर भी रहेगा हमारे अंदर। स्टेट इज लिमिटेड इन टेकिंग कंक्रीट एंड कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ठीक है जी, नाउ अल्टीमेटली तो गरीबों का जो मसीहा है, जो गरीबों का जो रक्षक है, वो तो स्टेट है, यानी कि सरकार ही है।
तो स्टेट इज द अल्टीमेट आर्बिटर ऑफ द वेलबींग ऑफ द पुअर पीपल। बट ये जो लाइन है ना बिटवीन वेलफेयरिज्म एंड पॉपुलिज्म, इसके बीच में डिफरेंस ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो गया है। दिस लाइन हैज ब्लर्ड बिकॉज आज के टाइम पे इलेक्शंस के आसपास ये फ्रीबी सबको ही बांटे जाते हैं, चाहे साइकिल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फोन्स हो, वो हर किसी को बांटे जाते हैं। यार आप बांटिए लैपटॉप मोबाइल फोन, उनको दीजिए ना जिनको सच में जरूरत है, ठीक है। अब गरीब को तो रोटी चाहिए, गरीब को तो खाना चाहिए, वो जो सड़क पे गरीब है उसको लैपटॉप देके आप क्या कर लेंगे, ठीक है। आपको अपनी वोट पक्की करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे पंजाब में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, सब मिले होते हैं, एवरीबडी इज वन एंड द सेम। तो ये फ्रीबीज बांटने से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। उसके बजाय वेलफेयरिज्म प्रमोट करना है स्टिल सेंसिबल, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गारंटीज हैं जो कि हमको प्रोवाइड करनी होती हैं। देखिए पॉलिटिकल जस्टिस तो आ गया, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस तो नहीं आया। अब सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए वो एक दिन में तो नहीं आने वाला, लेकिन स्टेट अपनी तरफ से कौन सी ऐसी वेलफेयर पॉलिसीज दे सकती है जिसके चलते ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस भी लोगों को मिल सके, ठीक है। तो पीडीएस, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू लेबर्स, एजुकेशन, फेयर एम्प्लॉयमेंट, दीज आर वेलफेयर इनिशिएटिव्स। वेरास जो फ्रीबीज हैं, जो कि फ्री में मुफ्त में बांटने वाला काम हो, दैट क्रिएट्स लिमिटेड प्राइवेट बेनिफिट्स फॉर द रिसीवर एंड डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक गुड्स एंड फैसिलिटीज, ठीक है। नाउ इंप्लीकेशंस ऑफ प्रमोटिंग अ फ्री लंच यानी कि फ्रीबीज वाला कल्चर, ठीक है। सो फ्रीबीज कल्टीवेट अ पेट्रन क्लाइंट सिंड्रोम, ठीक है, यानी कि जो स्टेट है वो आपका माई बाप है। देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे माई बाप वाली बात नहीं आती है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, ठीक है। तो यहां पे ये फ्रीबीज बांटने से अगर आप अपना पर्सनालिटी कल्ट बनाना चाहते हैं तो दैट इज नॉट गुड इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। वी डू नॉट एनकरेज प्रमोटिंग सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी कल्ट्स, ठीक है। सो प्रोवाइडिंग फ्रीबीज इज टू ट्रीट पीपल लाइक सब्जेक्ट्स, वेयरएज जो सिटीजंस हैं दे आर एंटाइटल्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। तो ये जो फ्री में आप जो चीजें बांट रहे हैं, तो आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप हमारे गुलाम हो, यानी कि स्टेट के गुलाम हो, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम जो भी इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा हो, स्टेट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो ये दिखाना क्या, इससे क्या दिखता है कि भी जो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, वो हमारी गुलामी कर रहे हैं। तो फ्री में उनको लैपटॉप बांट दिया, साइकिल बांट दिया, ये चीज़ें बांट दी, ठीक है। जबकि उनके राइट्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। जो गरीब लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते खाना, जो नहीं अफोर्ड कर सकते एजुकेशन का, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, तो उनको राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है। Unsolicited freebies show benevolence at the best and apathy at worst towards the poor by the ruling parties, यानी कि गरीबों के साथ एक मजाक करने वाली बात हुई। This must be emphasized to ensure fair distribution and redistribution of resources very very judiciously। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो ये थे 8 आर्टिकल जो कि आज और कल में आए थे इंपॉर्टेंट। सो अगला हम मिलेंगे ट्यूसडे को रेलेवेंट एडिटोरियल्स के साथ, तो उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। सो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और देखते रहिए जो भी इनिशिएटिव्स हमने स्लीपी क्लासेस में लॉन्च करे हैं। सो आपकी तैयारी में हमारी पूरी सहयोग है, पूरा हमारी एफर्ट्स हैं जो कि आपकी तैयारी को और स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों ट्यूसडे को। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।